आशीष ने अपने दोस्तों को महंगे गिफ्ट 2 करोड़ रुपए ये सब कुछ दिए, लेकिन इन्हीं सब की वजह से उनका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। किसी का पैर मिला तो किसी का मुंडी, क्योंकि इन सब के पीछे था जिन, यक्षिणी और पिशाच। हेलो दोस्तों, आज की जो ये घटना है वो एक सत्य घटना है जो मेरे ही जानने वाले किसी ने ये बात शेयर की थी मुझसे। उनकी एक दोस्त थी आशीष, और आशीष ने यक्ष की साधना की, पिचासनी की साधना की और इन्हीं जिन की साधना की, और इन्हीं साधना के वजह से उसे बहुत सारे पैसे मिले। उसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से सिर्फ वो नहीं, उसके दोस्तों की और उसके पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी की लाश मिली तो किसी की लाश तक नहीं मिली, सिर्फ पैर तो कटा हुआ सर मिला। कहानी की शुरुआत होती है आशीष, तारक और नीरज से। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे 10th से ही। तीनों एक ही शहर से रहने वाले थे। पाकुड़ शहर के तीनों लड़के थे। आशीष भी, तारक भी और नीरज भी। तीनों की दोस्ती 10th क्लास से बहुत अच्छी थी। पहले भी वो लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन तीनों ने जब 10th में सेम जगह ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया तो उनकी तीनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई। इतनी अच्छी दोस्ती कि कहीं भी जाते तो साथ ही जाते। उनके परिवारों में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और सब एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। 10th के बाद सबने साथ में 11th-12th करने के लिए बाहर रांची आने का फैसला किया, और फिर यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली, क्या कहो तो पहले से लिखी जा चुकी। ऐसे आशीष का क्या था कि उसे हमेशा से ही वशीकरण या फिर तंत्र, साधना, यक्षिणी इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। वो हमेशा से इन सब के बारे में यूट्यूब पे पढ़ा करता था और ये सब देखा करता था कि इनकी साधनाएं कैसी होती हैं, लेकिन कभी भी उसने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की थी जब तक वो लोग नहीं पहुंचे थे एक बुक मेला में। जब वो लोग एक बुक मेला में पहुंचे थे, ये बुक मेला लगा था रांची के जिला कॉलेज के पास, जिला स्कूल के पास। 11th-12th की पढ़ाई करते हुए वो साथ ही रहते थे, और एक दिन वो लोग किताब की मेला जो लगता है उस मेला में सब वहाँ इधर उधर की बुक देख रहे थे। तभी एक बुक आशीष के नजर में आया, साधना, और उसमें लिखा था वामपंथ। और इन सब चीजों को देखकर आशीष बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। वो उस बुक को देखकर खरीदना चाहता था। उसने तारक से पूछा, मैं ये बुक ले लूं? अब मैं यहाँ पे ये बात शेयर करूंगी कि तारक, नीरज और आशीष बहुत ही अच्छे दोस्त थे और कुछ भी लेते थे लाइफ में डिसीजन सब पूछ के लेते थे। तो तारक ने कहा, देख ले, लेकिन इनमें जो साधनाएं हैं वो सबको करने की कोशिश मत करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकता है, तो इसको बहुत मन था तो पढ़ ले, लेकिन ये सब साधनाएं ट्राई मत करना। और उसके बाद आशीष ने वो गलती की तो सारी से नहीं करनी चाहिए थी। वो उस बुक को लेके आया और फिर वो उस बुक को रोजाना रात को पढ़ने लगा। जब वो इस बुक को पढ़ता था तो तारक और नीरज ने देखता था उसे, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता था कि बुक ही तो पढ़ रहा है, इससे क्या ही हो जाए। तीनों रांची में ही रहते थे और रांची में दुर्गा पूजा से दिवाली तक उनके कॉलेज में छुट्टी थी, तो ऐसे में उन्होंने फैसला किया अपना घर पाकुड़ वापस आना। इतने दिनों तक आशीष की नजर में आशीष थोड़ा सा तो जरूर बदल गया था। वो पहले वाला हंसने बोलने वाला आशीष नहीं था, वो थोड़ा चुप सा रहता था। तीनों घर आ गए पाकुड़, और घर आने के बाद मिलने लगे, पूजा में मिले, दुर्गा पूजा में, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद उनका मिलना बंद हो गया। अब नीरज और तारक की तो बात भी हो रही थी, लेकिन आशीष की फोन पे बात भी नहीं हो रही थी। आशीष का घर फाटक के उस पार था और फाटक के इस पार नीरज और तारक का घर था। नीरज और तारक एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर आशीष से मिलेंगे, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद पूरे 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक आशीष की एक बार फोन भी नहीं आई थी। उन्होंने फोन भी किया था तो उसने रिसीव नहीं किया था। ऐसे में वो लोग आशीष के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें जो पता चलता है उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें पता चलता है कि आशीष अपने घर से ये बोलकर गया है कि वो नीरज और तारक के साथ साधना के लिए तारापीठ जा रहा है। पाकुड़ से तारापीठ करीब 4 घंटे का रास्ता था। वो लोग जिस दिन जाएं उस दिन वापस भी आ सकते थे, लेकिन आशीष पूरे 6 दिनों से लापता ही था। ये बात सुनने के बाद आशीष के घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो नीरज और तारक उन्हें समझाते हैं कि हम कुछ भी करके उसे ले आएंगे। वो लोग बहुत बार आशीष का फोन ट्राई करते हैं अब, लेकिन उनका फोन बंद होने लगता है।
आशीष के घर नीरज और तारक के घर वाले भी आ जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसी दिन गाड़ी लेकर आशीष और नीरज नीरज और तारक चले जाते हैं आशीष को ढूंढने के लिए। तारापीठ जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं वो मिलता नहीं। तारापीठ के बाद कामरू कामाख्या भी जाते हैं क्योंकि आशीष कामरू कामाख्या जाने के बारे में बहुत बार बात किया करता था, तो उन्हें लगा कहीं वो वहां तो नहीं चला गया घर पे झूठ बोल के। कामरू कामाख्या भी एक साधना पीठ है और वहां पे भी बहुत अलग अलग तरह की साधनाएं की जाती है। तारापीठ में भी की जाती है और कामरू कामाख्या में भी की जाती है। तारापीठ जो है उनके घर से नजदीक है और कामरू कामाख्या दूर। वो लोग गाड़ी लेके कामरू कामाख्या भी पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी आशीष का कोई पता नहीं चलता। उधर जब वो लोग थक हार कर कामरू कामाख्या से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक फोन आता है जिसमें आशीष बताता है कि वो घर पहुंच गए। तारक को और नीरज को आशीष पे बहुत गुस्सा आता है कि वो उन्हें झूठ बोल के गया ही क्यों। आशीष उन्हें कहता है कि उसे बहुत जाने का मन था तारापीठ, वो तारापीठ गया था और वहां पे वो कुछ दिनों तक एक गुरु के पास साधनाएं देख रहा था, सीख रहा था। उसने अभी भी नहीं देख रहा था और उसे पता था कि तारक और नीरज जाएंगे नहीं और घर वाले बिना तारक और नीरज को उसको जाने देंगे नहीं, इसलिए वो घर वालों से झूठ बोलकर चला गया। जब बात आई गई गुस्सा तो लगा लेकिन दोस्त था और बहुत अच्छी दोस्ती थी तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर वापस से दिवाली की छुट्टी खत्म होती है और फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। अब ना दिवाली के बाद से ही आशीष का जो बर्ताव था वो बहुत ही अलग था। वो बहुत ज्यादा ही चुप चुप रहने लगा था। वो जहाँ बहुत ही हंसमुख था, हर दूसरे दिन उसे कहीं घूमने जाना था, अब वो हमेशा से एक जगह चुपचाप बैठा रहता। यहाँ बता दूं कि वो लोग पहले एक ही कमरे पे रहते थे, आशीष, तारक और नीरज, लेकिन आशीष अपना कमरा भी अलग कर देता है ये बोलकर कि मुझे थोड़ा सा शांत है। और अब नीरज और तारक एक कमरे में रहता है, दूसरे कमरे में आशीष अलग रहता है और सबसे थोड़ा कटा कटा रहता है। 12th की पढ़ाई पूरी होती है और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं क्योंकि वो लोग 12th करने ही रांची गए। उसके बाद यहाँ पे तारक को एक जॉब लग जाती है और नीरज वो भी एक स्कूल में पढ़ाने लगता है। उसने एक छोटी सी अपनी ही स्कूल खोली थी, उसमें पढ़ाने लगता है। लेकिन आशीष से अब उनकी बातचीत नहीं थी क्योंकि आशीष पहले से ही थोड़ा कटा कटा रहने लगा था। इधर नीरज और तारक की दोस्ती बहुत अच्छी थी लेकिन आशीष जैसे अब दूर ही है। इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन नीरज के पास अचानक से फोन आता है न्यू नंबर। नीरज फोन उठाता है तो सामने से आवाज आती है आशीष, क्या बात है यार, भूल गया क्या मुझे? नीरज तुरंत ही आशीष की आवाज सुनकर पहचान लेता है। वो कहता है मैं कैसे भूलूंगा, पता है तुझे मैंने कितनी बार कॉल की? आशीष कहता है मैंने नंबर बदल लिया था, सॉरी, फिर मिलते हैं, मैं पाकुड़ आया हूँ। और आशीष कहता है उनके घर जाने के बाद कि आशीष का घर देखकर अब वो लोग शॉक हो जाते हैं। उसका घर बाहर से पहले जैसा ही था, उतना खास नहीं बदला था, लेकिन अंदर से आशीष का घर महल जैसा बन गया, बहुत ही सुंदर। आशीष कहता है कि कितना दिन बाद मिले, क्या बात है? नीरज और तारक उसे पूछते हैं तू था कहाँ पे? आशीष बताता है कि मेरी छोटी सी कपड़ों की दुकान है और ज्वेलरी की शॉप है, इस वजह से सेंड वगैरह भी है, इस वजह से मैं ये काम रामपुर हाट में है तो मैं रामपुर हाट में वहाँ रहने लगा हूँ। नीरज और तारक बहुत अच्छे से आशीष से बात करते हैं और आशीष एक इत्र लगाया हुआ था। वो इत्र बहुत ही सुगंधित था, मानो ऐसा कि मंत्र मुग्ध हो जाए, सच में मंत्र मुग्ध हो जाए। आशीष की सुगंध ये सुनकर नीरज कहता है यार तू डियो कब से लगाने लगा? तू तो डियो नहीं लगाता था, इनफैक्ट तुझे तो सेंट से एलर्जी थी ना। अब इस बात पर आशीष कहता है हाँ यार वो एलर्जी अब ठीक हो गई है और ये सेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है? नीरज और तारक दोनों कहते हैं हाँ ये सेंट बहुत ही अच्छा है। आशीष से कहता है तुम ले लो और उन्हें छोटा छोटा गिफ्ट करता है। गिफ्ट की जो प्राइसिंग देखते हैं ना वो शॉक कर जाते हैं। एक छोटा सा सेंट, सिर्फ सेंट, वो करीब 1,25,000। मुझे विश्वास नहीं होता है। नीरज तो कहता है तू पागल है, इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है? इस पे आशीष कहता है दोस्तों पे पैसे देखते हैं, चुपचाप ये ले जा। और सुन कल मैं वापस से रामपुरा जा रहा हूँ, चल मेरी शॉप चलता हूँ। अब इधर संडे था तो नीरज और तारक दोनों की छुट्टी थी, वो लोग अपने दोस्त से मिले थे तो राजी हो जाते हैं रामपुर हाट जाने को। अब मैं आपको बता दूं कि रामपुर हाट से तारापीठ का डिस्टेंस आधे घंटे का ही है, ये बात आप याद रखना। और तारापीठ एक शक्तिपीठ है, वहां पे अलग अलग तरह की साधनाएं की जाती है। अब दूसरे दिन ही
इंटरसिटी ट्रेन से वो लोग पहुंच जाते हैं। पाकुड़ से रामपुरहाट का डिस्टेंस 4 घंटा है। 4 घंटा मतलब तारापीठ नजदीक ही पड़ता है रामपुरहाट से। वो लोग जब जाते हैं उसकी दुकान तो शॉक्ड हो जाते हैं नीरज और तारक। उन्हें लगा था एक दुकान होगा, लेकिन वो एक बड़ा सा मॉल था जो रामपुरहाट का था, और वो मॉल का ओनर आशीष। वो लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। उन लोग के दिमाग में आता है कि कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं किया, 2 साल में इतने पैसे कहाँ से आ गए। ये बात तारक पूछता भी है। नीरज भी चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तारक पूछ लेता है, भाई तू इतने पैसे लाया कहाँ से। अब आशीष कहता है, यार क्या बताऊं, मैं तो पैसे पहले उधार पे लेके आया था, फिर देखो किस्मत चमक गई और बिजनेस अच्छा चल गया, अब पैसे भी चुका चुका हूँ, और जो है छोटा सा है बस। इन सब बातों पे ना तारक को अभी भी डाउट हो रहा था, लेकिन नीरज जो था वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा था अपने दोस्त से। और उसके दोस्त उसे बहुत ही महंगा सा कार गिफ्ट करता है। दोनों को ही अलग अलग कार गिफ्ट करता है, और वो कार रहता है एक्सयूवी। वो कहता है, यार तुम इतने महंगा गिफ्ट कर रहे हो। नीरज तो बहुत खुश होता है और आशीष की बात से, और तारक कहता है, तुम पागल वागल हो गए हो। आशीष कहता है, यार तुम दोनों मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, 2 साल से मैं अपने काम पे बिजी था, और मैंने अभी भी देखा तुम लोग वही बाइक चलाते हो, तो मैं तुम्हें एक कार नहीं गिफ्ट कर सकता। तारक को लेने का मन नहीं था, लेकिन नीरज तुरंत ले लेता है। जिद करने पर तारक भी वो कार ले लेता है, लेकिन तारक के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। वो कार लेकर वापस से घर आ जाता है। तारक दोबारा से एक दिन आशीष के घर जाता है और आशीष की मम्मी से बात करता है, आशीष की मम्मी पापा से, कि उसे कैसे इतने सारे पैसे मिले, क्योंकि तारक को लग रहा था कि आशीष कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो आशीष की बातों पर, आशीष की बात मतलब तारक की बातें सुनकर आशीष की मम्मी कहती है कि नहीं, वो लोन पे पैसे लिया था, मेरे साथ ही वो पैसे देने गया था। तारक कहता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नीरज को ये बात कह रहा था, लेकिन असल में मैं आशीष को बहुत मानता हूँ, मेरे भाई जैसा, और मैं नहीं चाहता कि वो कोई मुश्किल में पड़े, इसलिए मैंने पूछा। आशीष की माँ कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अच्छा चाहती हो आशीष का, इसीलिए तुमने पूछा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब जो दोस्त है वो फिर से मिलने लगते हैं, लेकिन अब हफ्ते में 2 हफ्ते में मिलने लगते हैं, ठीक है। अब इन सब के साथ क्या होता है कि एक दिन आशीष फोन करता है वापस से नीरज को और इसको तारक को, और वो कहता है कि यार मैंने ना तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बहुत हो गया, मुझे पता है तुम लोग बहुत दिन भर अपनी घिसवा रहे हो, जॉब कर रहे हो, अब जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया भिजवा रहा हूँ, और तुम लोग अपने एक बिजनेस कर लो, और तुम मेरे दोस्त हो, ना मत कहना। तारक को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन नीरज तुरंत ही मान जाता है। मेरी बात को नोट करना, तारक को अजीब लगता है लेकिन नीरज मान जाता है ये सब बात। तारक को पता चलता है कि आशीष जो है उसके पास अभी बहुत पैसे हैं, और उनको उसका उठना मिनिस्टरों के साथ है, और मिनिस्टरों को भी बहुत सारे पैसे देता है, ठीक है। तारक को इन सब बातों से ना थोड़ा डाउट होने लगता है। तो तारक के घर एक बार एक पंडित जी आते हैं, और पंडित जी कहते हैं, बेटा तुम इतनी महंगा कार कब लिए। तो पंडित जी की बात पर तारक कहता है, ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। अब पंडित जी को उसकी थोड़ा डाउट होता है। तुम ही सोचो कि एक एक्सयूवी कार किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है, और सारी बातें ना आशीष के बारे में, सारी बातें तारक अपने पंडित जी को बताता है। पंडित जी को थोड़ा शक होता है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष के बारे में कुछ बताऊंगा, अगर तुम्हारे पास एक तस्वीर है आशीष की तो मुझे देना। अब तीनों दोस्तों ने साथ में सेल्फी लिया था। आशीष की तस्वीर जब तारक दिखाता है पंडित जी को, तो पंडित जी के आंखें बदल जाती हैं। पंडित जी कहते हैं कि उसने एक जिन को, एक यक्षिणी को और एक साधना किया है, और उन्हें पकड़ के रखा है, और साथ उसने नर बलि किया है। ये सारे पैसे उसे जिन और कोई यक्षिणी दे रही है। तुम्हारे लिए भला है, तुम इन सारे पैसों को उसे वापस कर दो, तो ही तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी। हो सके तो ये बात नीरज को भी कहो, और आशीष को भी समझाने की कोशिश करो। वो तुरंत ही उसके अकाउंट में आए पैसे आशीष को ट्रांसफर कर देता है, और कार लेकर आशीष को समझाने के लिए चला जाता है। वो परफ्यूम भी, उसने अभी तक परफ्यूम यूज नहीं किया था। वो आशीष को रामपुरहाट में फ़ोन करता है और उससे मिलता है, और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये रहा कार का चाबी, मुझे नहीं लेना, और ये तुम्हारा डील। मुझे पता है तुमने एक राक्षस को और एक यक्षिणी को सिद्ध किया है, और ये सब पैसे उसी के बदौलत है।
लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूँगा, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये गलत होगा। ये सब सुनते ही आशीष की दिमाग पे गुस्सा फूट पड़ता है। एक दूसरा ही आवाज़ निकलता है, जैसे उसे खून कर देगा। तू मेरा दोस्त है, सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बकवास मत कर, ये सब ले ले, तेरा ही भलाई है, और मुझे रोकने की कोशिश मत कर। वो आवाज़ इतनी डरावना थी कि तारक डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि आशीष नहीं सुनेगा। वो वहाँ से आ जाता है, नीरज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरज नहीं सुनता है तारक की बातें और कहता है, मुझे मत सिखा, तू जा। उसे बहुत अफसोस होता है, उसके दोनों बचपन के दोस्त उससे आज पराया बिहेव कर रहे थे, जबकि वो उसकी ही भलाई के लिए बोल रहा था। वो वापस उस पंडित जी को फोन करता है और सारी बातें बताता है। वो पंडित जी कहते हैं, ये सब कुछ उस जिन के लिए हो रहा है, वो जिन ही तुम्हारे विरुद्ध सबको कर दिया है। अब आशीष को तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम्हें सब पता है, इसलिए वो असली रूप में दिखा रहा है। इन सारी बातों को सुनने के बाद तारक को बहुत बुरा लगता है। तारक को बुरा भी लगता है और एक तरफ से डर भी लगता है, लेकिन वो अपने नंबर भी बंद कर देता है और वो नीरज से भी दोस्ती तोड़ देता है। बैक टू इन सब चीज़ों को 1 साल बीत जाते हैं और इन 1 सालों में ना वो लाइफ में बस अपने काम को लेके, अपने घर को लेके बिजी था, जैसे कि मानो उसके लाइफ में अब नीरज और आशीष का भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक दिन एक दवाई की दुकान में उसकी मुलाकात नीरज के पिता से होती है। वो बहुत ही पतले हो चुके थे। वो पहले तो पहचान ही नहीं पाता है, लेकिन फिर पहचानता तो कहता है कि अरे अंकल आप। उसे देखकर नीरज के पापा रोने लगते। नीरज के पापा कहते हैं कि बेटा तू अभी है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढने का कोशिश किया। तारक कहता है, मैंने अपना नंबर बदल दिया था अंकल। नीरज कहता है। नीरज की बातें सुनकर नीरज के पापा फिर से रोने लगते हैं। वो कहते हैं, नीरज नहीं, वो लोनावला जा रहा था बाइक, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और उसका सिर्फ सर मिलता है, उसका पूरा बॉडी नहीं मिलता। ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा तारक को बुरा लगता है, क्योंकि उसने दोस्तों के साथ एक बार भी मिलने का प्लान नहीं बना। और उसके बाद वो उसके पापा को लेकर अपने ही घर जाता है। पता चलता है कि नीरज की माँ का भी हार्ट अटैक से मौत हो गया है। उसे बहुत बुरा लगता है। अब उसे समझ में आता है कि क्यों उस पंडित जी ने वो सब चीज़ लेने से मना कर दिया था। वो लोग आशीष के घर जाते हैं और मैं बता दूं कि नीरज के पापा को तारक अपने ही घर रखता है, क्योंकि वो अकेले हो गए थे, उन्हें कैंसर हो गया था। वो कैंसर का ही दवाई लेने जा रहे हैं और वो आशीष के घर जाता है तो आशीष के घर ताला लगा हुआ है। आसपास पूछता है तो किसी को कुछ नहीं पता था। वो रामपुर हट जाता है ट्रेन से और जो आशीष का जो मॉल था वो मॉल अब किसी और का था। वो आशीष के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि आशीष रांची के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो रांची के मेंटल हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि आशीष पागल हो गया। उसके माता पिता उसको देखकर रोने लगते हैं। आशीष के माता पिता को भी ना तारक ये सारे बारे में बता चुका था। तब तो आशीष के माता पिता भी नहीं माने थे। अभी तारक को देखकर वो कहते हैं कि आशीष पागल हो गया। वो डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि उसका कुछ नहीं हो सकता। वो जिस रूम में रहता है उसी में सूसू पोटी सब करता है, उसके माता पिता ही सब साफ करते हैं। ये सारी बातें सुनकर तारक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है शायद वो फिर से एक बार मनाने की कोशिश करता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, उसके बचपन के दोस्त ठीक रहते। लेकिन वो उस पंडित जी को फ़ोन करता है तो पंडित जी बताते हैं कि उसने वो जिन को जो साधा था, जो यक्षिणी को साधा था, उसमें शायद उसने कुछ गलती कर दी। शायद टाइम पर उस जिन को बलि नहीं मिली है और यक्षिणी जो उसका शरीर मांगती थी, शायद किसी वजह से उसे वो नहीं मिला और इसीलिए वो दोनों मिलकर आशीष को ऐसे किए हैं। वो पूछता है कि आशीष ठीक कैसे होगा, तो वो पंडित जी बताते हैं कि आशीष को 50 साल तक ऐसे ही जिंदगी बितानी पड़ेगी और 50 साल के बाद उसकी आत्मा को ना वो जिन और यक्षिणी ले जाएंगे। उसे तभी फ़ोन आता है आशीष के पिता का। आशीष के पिता से वो नंबर लेके आया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। पता चलता है कि आशीष की माँ का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया रांची में ही, और सिर्फ उसके पैर में, और DNA टेस्ट में ये पता चला है कि वो आशीष की माँ। ये सब सुनकर तारक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि भी थी कि उस पंडित जी की बात सुनकर उसने आशीष से कुछ नहीं लिया, क्योंकि जिसने आशीष से लिया था पैसे या किसी भी चीज़, उन सब का आज यही हाल है। किसी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई तो कोई आज पागल खाने में,
किसी का सर मिला तो किसी का पैर। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। मैं पाकुड़ से हूँ, इसलिए मुझे ये घटना पता थी तो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।